国际广播电台 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों, अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद चीनी कहानी कार्यक्रम के तहत चीन की नीति कथाएं और चीनी प्रयास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। आप सुनिए आज के मुख्य समाचार। शी जिनपिंग सहित वरिष्ठ नेताओं ने सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों को वसंतोत्सव की शुभकामनाएं दी। चीन में 2026 फिल्म अर्थव्यवस्था संवर्धन शुरू। सिंगापुर स्थित चीनी दूतावास के वसंत उत्सव स्वागत समारोह में CMG स्प्रिंग फेस्टिवल गाला का प्रचार वीडियो दिखाया गया। अब आप दिव्या पांडे से सुनिए आज के पूरे समाचार। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं ने 17 फरवरी को आने वाले वसंतोत्सव के कुछ दिनों पहले सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट की और उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए प्रतिनिधि भेजे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव एवं केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष भी हैं, तथा अन्य नेताओं ने सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों को वसंतोत्सव की हार्दिक बधाई दी तथा उनके अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने की कामना की। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन चीन ने 13 फरवरी को चीन की राजधानी पेचिंग में आयोजित एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेशी आम चुनाव के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि चीन ने इस बात पर ध्यान दिया है कि बांग्लादेश में सुचारू और सफल राष्ट्रीय चुनाव हुए और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। लिन चीन के अनुसार चीन बांग्लादेश की घरेलू राजनीतिक इच्छा शक्ति का समर्थन करता है और बांग्लादेश के साथ मिलकर चीन बांग्लादेश व्यापक रणनीतिक सहयोग साझेदारी के निरंतर विकास को बढ़ावा देने के लिए समान प्रयास करना चाहता है। गौरतलब है कि बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने 13 फरवरी को घोषणा की कि BNP ने नेशनल असेंबली चुनाव जीत लिया है। पार्टी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के नए प्रधानमंत्री बनने की संभावना है। चीनी राष्ट्रीय फिल्म ब्यूरो और चाइना मीडिया ग्रुप के तत्वावधान में वाणिज्य मंत्रालय की सहायता से वर्ष 2026 फिल्म अर्थव्यवस्था संवर्धन वर्ष का शुभारंभ समारोह 12 फरवरी को चीन की राजधानी पेचिंग में आयोजित हुआ। CMG के महानिदेशक शन हाइशियोंग और उप वाणिज्य मंत्री यान तोंग ने इसमें हिस्सा लिया। अपूर्ण आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में चीन में फिल्म औद्योगिक श्रृंखला का कुल उत्पादन मूल्य 8 खरब 10 अरब युआन से अधिक है। फिल्में आर्थिक और सामाजिक विकास के अलग अलग क्षेत्रों से गहराई से जुड़ती हैं। वर्ष 2026 फिल्म अर्थव्यवस्था संवर्धन वर्ष के तहत विभिन्न क्षेत्रों में तरह तरह प्रचार गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा ताकि फिल्म से जुड़ी खपत बढ़ सके और आर्थिक व सामाजिक विकास को सहायता दी जा सके। शुभारंभ समारोह में सरकारी विभाग, बैंकों और मनोरंजन प्लेटफॉर्मों ने संयुक्त रूप से घोषणा की कि पूरे साल में कम से कम 1 अरब 20 करोड़ युआन की फिल्म सब्सिडी दी जाएगी ताकि फिल्म बाजार में नई उम्मीद जग सके। 13 फरवरी को चीनी सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार 11वां चीन अमेरिका ड्रग इंटेलिजेंस एक्सचेंज सम्मेलन स्थानीय समयानुसार 10 से 12 फरवरी तक संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया था, जिसमें दोनों देशों के अंतर विभागीय ड्रग नियंत्रण प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया था। सम्मेलन के दौरान दोनों पक्षों ने मादक पदार्थों की स्थिति, अवैध ऑनलाइन सूचनाओं के निवारण, सहयोगात्मक मामलों, रासायनिक नियंत्रण और मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी उपायों पर गहन चर्चा की। उन्होंने नवीनतम घटनाक्रमों को साझा किया, विचारों और सुझावों का आदान प्रदान किया और सहयोग की दिशा स्पष्ट की। दोनों पक्ष समानता और पारस्परिक सम्मान के आधार पर चीन अमेरिका मादक पदार्थों पर नियंत्रण सहयोग के स्वस्थ, गहन और व्यवहारिक विकास को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने पर सहमत हुए। 11 फरवरी को सिंगापुर स्थित चीनी दूतावास ने वसंत उत्सव स्वागत समारोह का आयोजन किया। चीनी राजदूत स्याओ चोंगमिंग और उनकी पत्नी, सिंगापुर के पूर्व उप प्रधानमंत्री हेंग स्वी कीट और उनकी पत्नी, सिंगापुर के अटॉर्नी जनरल लुसियन वोंग, सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के राजदूत एट लार्ज चान हेंग ची,
आसियान देशों के राजदूत, सिंगापुर के विभिन्न क्षेत्रों के मित्रों, सिंगापुर में चीनी वित्त पोषित संस्थानों और उद्यमों के प्रतिनिधियों समेत 600 से अधिक लोग अश्व वर्ष का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए। रिसेप्शन में चाइना मीडिया ग्रुप द्वारा निर्मित स्प्रिंग फेस्टिवल गाला का प्रचार वीडियो भी दिखाया गया। अपने भाषण में राजदूत साओ चोंगमिंग ने अश्व वर्ष के शुभ अर्थ और वसंत उत्सव संस्कृति के आकर्षण को स्पष्ट रूप से समझाया और अतिथियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष में चीन और सिंगापुर ने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 35वीं वर्षगांठ का लाभ उठाते हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान को मजबूत किया, व्यवहारिक सहयोग को गहरा किया और लोगों के बीच प्रभावी आदान प्रदान को बढ़ाया। सिंगापुर के पूर्व उप प्रधानमंत्री हेंग स्वी कीट ने सीएनबी के एक संवाददाता को दिए साक्षात्कार में सिंगापुर चीन संबंधों के गहराने और चीनी अर्थव्यवस्था के सतत विकास की सराहना की। उन्होंने कहा कि सिंगापुर चीन संबंध और भी घनिष्ठ हो रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में ये संबंध नई ऊंचाइयों पर छुएंगे और सभी क्षेत्रों में सहयोग और भी गहरा होगा। उन्होंने चीन की भविष्य में और अधिक सफलता की कामना की। स्थानीय समयानुसार 12 फरवरी को मिलान कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक के मुख्य मीडिया केंद्र में आयोजित नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक खेल विभाग के कार्यकारी निदेशक क्रिस्टोफ डोबी ने पेचिंग शीतकालीन ओलंपिक की तैयारियों में अपनी भागीदारी के अनुभव की समीक्षा की। उन्होंने पेचिंग शीतकालीन ओलंपिक के सतत विकास अवधारणा और तकनीकी नवाचार की अत्यधिक प्रशंसा करते हुए कहा कि इन उपलब्धियों से आगामी ओलंपिक खेलों के लिए बहुमूल्य अनुभव प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा, पेचिंग शीतकालीन ओलंपिक के आयोजन से पहले के 7 वर्षों में मैंने यानचिंग और चांगजियाखोउ के पहाड़ी क्षेत्रों का कई बार दौरा किया। मैं पेचिंग शीतकालीन ओलंपिक के बारे में कई कहानियां सुना सकता हूँ। इसके अलावा मैंने पिछले दिसंबर में एक विशाल शीतकालीन खेल प्रदर्शनी में भाग लिया। वहाँ मैंने कई चीनी ब्रांड्स को बहुत सक्रिय देखा जो कुटिल बर्फ तकनीक सहित विभिन्न अत्यंत नवीन तकनीकों का प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ तक कि प्रदर्शनी हॉल के अंदर बर्फ के प्रभाव भी पैदा कर रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि शीतकालीन खेलों के तेजी से विकास के कारण हम अधिकाधिक चीनी उत्पाद देख रहे हैं। ये संभवतः पेचिंग शीतकालीन ओलंपिक द्वारा प्रदान की गई प्रेरणा के कारण है। मुझे लगता है कि शीतकालीन खेल अब बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। हमारा प्रारंभिक लक्ष्य 30 करोड़ प्रतिभागियों को आकर्षित करना था और वर्तमान में ये संख्या 4 करोड़ के करीब पहुंच रही है। यदि आप किसी भी सप्ताहांत में चीन के कुछ स्की रिसोर्ट की तस्वीरें देखें तो नज़ारे वाकई बेहद शानदार होते हैं। स्थानीय समयानुसार 12 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक बयान जारी कर कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवगठित कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल में 40 सदस्यों को नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। शंघाई यातायात विश्वविद्यालय, शंघाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष सोंग हाईथाओ और चीनी इंजीनियरिंग अकादमी के शिक्षाविद, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ वांग चेंग को चीनी वैज्ञानिक के रूप में चुना गया। बयान में कहा गया है कि विशेषज्ञ पैनल के सदस्यों का चयन विश्व भर के 2600 से अधिक उम्मीदवारों में से किया गया था और इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, संयुक्त राष्ट्र डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकी कार्यालय और यूनेस्को द्वारा उनकी स्वतंत्र समीक्षा की गई थी। पैनल के सदस्यों की पृष्ठभूमि बहुविषयक है और वे भौगोलिक विविधता और लैंगिक संतुलन पर जोर देते हैं। गुटेरेस ने कहा, हमारे पास अब एआई विशेषज्ञों की एक बहुविषयक विश्व स्तर पर अग्रणी टीम है जो भौगोलिक रूप से विविध और लैंगिक रूप से संतुलित है। वे एआई के अवसरों, जोखिमों और प्रभावों का स्वतंत्र और निष्पक्ष मूल्यांकन प्रदान करेंगे और नए वैश्विक एआई शासन संवाद का समर्थन करेंगे। 11 फरवरी को मुंबई स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास में 2026 के वसंत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक स्वागत समारोह आयोजित किया। इस मौके पर वाणिज्य दूतावास के महावाणिज्य दूत छिन चेये ने भाषण दिया। इस समारोह में लगभग 300 लोग उपस्थित थे, जिनमें वाणिज्य दूतावास क्षेत्र में रहने वाले चीनी समुदाय के सदस्य, चीन द्वारा वित्त पोषित संस्थानों के प्रतिनिधि, वाणिज्य दूतावास के कर्मचारी और समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े मित्र शामिल थे। छिन चेये ने वाणिज्य दूतावास क्षेत्र में अपने देशवासियों और भारतीय मित्रों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। पदभार ग्रहण करने के बाद से वाणिज्य दूतावास क्षेत्र की अपनी यात्राओं के अनुभव की समीक्षा की और इस बात पर जोर दिया कि हिंदी चीनी भाई भाई हैं। उन्होंने बताया कि चीन और भारत के नेताओं के रणनीतिक मार्गदर्शन में द्विपक्षीय संबंध 2025 से लगातार बेहतर होते रहेंगे। दोनों देशों की स्थिर आर्थिक वृद्धि घनिष्ठ सहयोग के लिए एक ठोस आधार तैयार करेगी। 2026 से चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हो रही है।
चीन उच्च गुणवत्ता वाले विकास और उच्च स्तरीय खुलेपन के प्रति प्रतिबद्ध रहेगा। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और दोस्त लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों, आप सभी को आपकी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट की सादर नमस्कार। चीनी कहानी के अंतर्गत नीति कथा सुनने के लिए आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में भी नीति कथा सुनने का सिलसिला जारी है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी पहली कथा, जिसका शीर्षक है चिड़िया की मृत्यु। यह चीन के युद्धरत राज्यकाल की कहानी है। इसे चीनी भाषा में चिन कोंग ची म्याओ कहा जाता है। इसमें चिन का अर्थ चौंकना होता है, जबकि कोंग का अर्थ है धनुष। तीसरे शब्द ची का अर्थ होता है और अंतिम शब्द म्याओ चिड़िया या पक्षी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो चिन कोंग ची म्याओ का अर्थ निकलता है धनुष के अवयव से चौंक पड़ी चिड़िया। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं यह कहानी। एक दिन मशहूर तीरंदाज संग ले वेई राज्य के राजा के साथ टहल रहे थे। दूर आकाश में एक जंगली हंस उड़ता हुआ दिखा। कंग ले ने राजा से कहा, महाराज, मैं तीर का इस्तेमाल किए बिना ही इस जंगली हंस को मार गिरा सकता हूँ। राजा अविश्वास की मुद्रा में मुस्कुराए। तुम इतने कुशल तीरंदाज हो चुके हो? कंग ले ने हामी भरी। थोड़ी देर में वह हंस नजदीक आ पहुंचा। मौका देखकर कंग ले ने बिना तीर रखे कमान के तंतु पर जोर देकर ऐसा मारा जिससे की तेज आवाज निकली। देखते ही देखते इस तेज आवाज के साथ वह जंगली हंस अनायास ऊपर की ओर उड़ा। तो वही हवा में कई बार पंख फड़फड़ाकर अंत में नीचे की ओर आ गिरा। इस करिश्मे पर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसका मुंह काफी देर तक खुला रहा। उसने ताली बजाकर कहा, कमाल है, इंसान का तीरंदाजी कौशल इतने ऊंचे स्तर तक पहुंच सकता है। सचमुच में बड़े ताज्जुब की बात है। कंग ले ने राजा को समझाते हुए कहा, महाराज, वास्तव में मेरा कौशल इतना ऊंचा नहीं है। असल बात यह है कि हंस के शरीर पर घाव हुआ है। राजा को और आश्चर्य हुआ, इतनी दूर से तुम्हें कैसे पता चला कि हंस के शरीर पर घाव है? कंग ले ने समझाया, यह हंस बहुत धीमे धीमे उड़कर आ रहा था और उसकी आवाज भी कमजोर और दुख से भरी हुई सुनाई देती थी। मेरा अनुभव मुझे बताता है कि उसकी उड़ने की गति इसलिए धीमी थी क्योंकि उसके शरीर पर घाव लगा हुआ था। इसके कारण वह अपने दल से लंबे समय से अलग थलग हो गया था। अकेलेपन में घायल चिड़िया का घबराना लाजमी है। ऐसी हालत में कमान के तंतु की तेज आवाज से ही वह घबराते हुए ऊपर की ओर भागने लगता है। तेज गति से पंख फड़फड़ाने के कारण उसके शरीर पर घाव सीधे पड़ सकता है और हंस नीचे गिराता है। दोस्तों, अभी आपने जो नीति कथा सुनी उसका नाम था चिड़िया की मृत्यु। इसे चीनी भाषा में चिन कोंग ची म्याओ कहा जाता है। इसमें चिन का अर्थ चौंकना होता है, जबकि कोंग का अर्थ है धनुष। तीसरे शब्द ची का अर्थ होता है और अंतिम शब्द म्याओ चिड़िया या पक्षी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो चिन कोंग ची म्याओ का अर्थ निकलता है धनुष की आवाज से चौंक पड़ी चिड़िया। कथा हमें बताती है कि किसी बात पर गौर से विचार करने पर उसकी असलियत का पता लगाया जा सकता है। इसलिए हमें गौर से चीजों का अध्ययन करने तथा उसका विश्लेषण करने की कोशिश करनी चाहिए। चीन में नीति कथा से जो कहावत बनी है उसका अर्थ है, घबराने की स्थिति में खुद को बचा पाना मुश्किल है। श्रोता दोस्तों, अभी आपने सुनी चिड़िया की मृत्यु नाम की कहानी। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम की दूसरी कहानी, जिसका शीर्षक है कुएं का मेंढक। यह चीन में एक प्रसिद्ध कहानी है। इसे चीनी भाषा में चिन टी शिवा कहा जाता है। इसमें पहला शब्द चिन तीसरी टोन में है, जिसका अर्थ है कुआं। अभी आपने चिन कोंग ची म्याओ नाम की कहानी सुनी। इसमें चिन पहली टोन में था। उच्चारण में मौका जाता है, लेकिन टोन अलग होने से इसका अर्थ भी अलग होता है। चिन टी शिवा कहानी का दूसरा शब्द टी का अर्थ बॉटम यानी तल होता है। ची का अर्थ है का होता है और वा का अर्थ मेंढक है। तो चिन टी शिवा का अर्थ है कुएं के तल में रहने वाला मेंढक। एक मेंढक हमेशा एक छोटे कुएं में रहता था। वह अपनी इस छोटी सी दुनिया से पूरी तरह संतुष्ट था। कभी भी उसे मौका मिलता वह अपना बड़प्पन बढ़ाता रहता। एक दिन भरपेट खाने के बाद वह फिर कुएं में एक ऊंची जगह पर बैठकर आराम कर रहा था। तभी कुछ दूरी पर एक भीमकाय समुद्री कछुआ टहलता हुआ नजर आया। मेंढक ने ऊंची आवाज में कहा, हेलो हेलो कछुआ भाई, आओ इधर आओ। कछुआ कुएं के पास आ पहुंचा। मेंढक के साथ जो बातचीत शुरू हुई तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। देखो कछुआ भाई, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई है। यही तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा। मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाऊंगा। तुम आंखें खोल कर देखो, मेरे घर का कोई जवाब नहीं। वह बिल्कुल स्वर्ग के समान है। तुम्हें ऐसा खुला, हवादार, रोशनीदार और विशाल घर कहीं और देखने को नहीं मिल सकता। कछुए ने कुएं के अंदर झांका।
कुएं के अंदर कीचड़ वाले पानी का छिछला सा ताल था जिस पर हरी काई जमी गई थी और हल्की बदबू भी आ रही थी। कछुए का माथा सिकुड़ गया और उसने अपना सिर पीछे खींच लिया। मेंढक का कछुए के हाव भाव पर ध्यान नहीं गया। उसने अपना बड़ा सा पेट दिखाते हुए डींग मारना जारी रखा। देखो मेरा घर कितना आरामदेह है। शाम को मैं ठंडी हवा खाने ऊपर आता हूँ और रात को कुएं की दीवार में बने छेद में आराम से सोता हूँ। मैं पानी में बैठ सकता हूँ, मेरा मुंह पानी पकाता है। मैं पानी में तैर सकता हूँ, कीचड़ में पैर उगाड़ सकता हूँ और नोटफोट भी कर सकता हूँ। कीड़े, केकड़े और मछली आदि से मेरी तुलना कैसे की जा सकती है। बड़बड़ाते मेंढक के मुंह से गंदगी इधर उधर बिखर गई और उसका घमंड बढ़ता गया। देखो देखो यह कुआं, कुएं का यह पानी सिर्फ मेरा है। मैं जो चाहे कर सकता हूँ। कितने आनंद की बात है ना। कछुए भाई तुम मेरे यहाँ तशरीफ लाओ, जरा देखने आओ। मेंढक के उत्साह को नकारे बिना कछुआ कुएं के किनारे पर आ पहुंचा। उसका दायां पैर कुएं के अंदर नहीं जा पाया था कि उसका बायां घुटना भी कुएं की सीढ़ी पर फंस गया। लाचार होकर कछुआ पीछे हट गया और उसने मेंढक से पूछा, तुमने कभी समुद्र के बारे में कुछ सुना है? मेंढक ने ना में सिर हिलाते हुए जवाब दिया। कछुए ने कहा, समुद्र बहुत विशाल होता है, उसमें पानी को तोला नहीं जा सकता। वह इतना विशाल है जिसे हजारों किलोमीटर कहने पर भी कम है। वह इतना गहरा है जिसे लाख मीटर बताना भी सटीक नहीं है। कहा जाता है कि 4000 वर्ष पहले जब यूई देश का राजा था, उस अवधि में 10 सालों में 9 साल ऐसे थे जिसमें मूसलाधार वर्षा होती रही, पर समुद्र में पानी पहले से जरा भी नहीं बढ़ा। 3000 वर्ष पहले जब सांस्कृतिक राजा की नदी पर था, उस अवधि में 10 सालों में 9 साल ऐसे थे जिसमें केवल सूखा पड़ा, लेकिन समुद्र का पानी देखने में कुछ भी नहीं घटा। समुद्र इतना विशाल है कि उसकी जल राशि समय, बाढ़ और सूखे के बढ़ने या घटने से खास परिवर्तित नहीं होती है। मेंढक भाई, मैं समुद्र में रहता हूँ। तुम सोचो, तुम्हारे इस छोटे कुएं और हटने हुए पानी से कौन सी दुनिया विशाल है और किसका आनंद अतुल्य है। कछुए की बात सुनकर असीम ताज्जुब के कारण मेंढक की आंखें बाहर से निकली रह गई और मुंह खुला रह गया। श्रोता दोस्तों, अभी आपने जो नीति कथा सुनी उसका नाम था कुएं का मेंढक। इसे चीनी भाषा में चिंग टी शिवा कहा जाता है। इसमें पहला शब्द चिंग तीसरी टोन में है, जिसका अर्थ है कुआं। दूसरा शब्द टी का अर्थ बॉटम यानी तल होता है। का अर्थ है का होता है और वा का अर्थ मेंढक है। तो चिंग टी शिवा का अर्थ है कुएं के तल में रहने वाला मेंढक। चीन में जब यह नीति कथा प्रचलित हो गई तो ऐसे व्यक्ति को कुएं का मेंढक कहा जाने लगा जो अज्ञान हो और बड़ा घमंडी भी हो। तो आइए लीजिए सुनते हैं यह कहानी, जिसका शीर्षक है शिष्टाचारी की हद। इसे चीनी भाषा में ख था उ श कहा जाता है। इसमें ख था का अर्थ है शिष्टाचार, जबकि उ का अर्थ है देर या विलंब और श का अर्थ है काम। कुल मिलाकर कहा जाए तो उ श का अर्थ निकलता है काम में देरी आना। प्राचीन समय की बात है। ये छांची नाम का एक व्यक्ति अपने मित्र के साथ मिलकर चूल्हे के पास आग सेक रहा था। मित्र पुस्तक पढ़ने में बहुत मग्न था, इसलिए उसके कपड़े के निचले कोने में आग लगने पर भी उसे पता नहीं चला। मित्र के वस्त्र में आग लगी देखकर यू छांची ने धीरे धीरे खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए मित्र से कहा, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं आपको गुस्सा तो नहीं आएगा और आपको परेशानी तो नहीं होगी। अगर मैं आपको नहीं बताता हूँ तो मित्र होने के नाते ऐसी जिम्मेदारी से बचना भी ठीक नहीं है। मैं इतने असमंजस में पड़ गया हूँ कि पता नहीं क्या करना चाहिए। आप मुझे आश्वासन दें कि आप चिंतित नहीं होंगे और नाराज भी नहीं होंगे, तभी मैं आपको बात बताने का साहस कर पाऊंगा। मित्र उसकी गंभीरता को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और कहा, हम दोनों अच्छे मित्र हैं, इतना ज्यादा सोच विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में क्या हुआ है आप बताइए, मैं जरूर विनम्रता से आपकी राय मानूंगा। जो छांची ने बार बार हाथ जोड़कर मित्र से चिंता से बचने की मांग की और मित्र ने बार बार वायदा किया। तब उसने धीमे लहजे में कहा, चूल्हे से आपके वस्त्र में आग लगी है और अब वस्त्र का एक बड़ा भाग खराब हो चुका है। यूं छांची की बात अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि उसका मित्र चिंता से उछल गया और नीचे की ओर देखा। सचमुच वस्त्र का आधा भाग जल चुका था। उसने फटाफट कपड़ा उतार दिया और हाथ पांव मारकर आग को बुझा दिया। गुस्सा होने के कारण मित्र के चेहरे का रंग ही उड़ गया। आपने जल्दी क्यों नहीं बताया? ऐसी घटना होने पर भी आप इतनी लंबी चौड़ी बातें करते रहे। मित्र के उतावलेपन पर यूं छांची ने फिर खुद को सही समझाते हुए कहा, देखो देखो, अभी तो तुम कह रहे थे कि चिंता नहीं करोगे, तो अब क्या हुआ? चिंतित क्यों हुए? सचमुच आदत का परिवर्तन पहाड़ के काया बदल से भी मुश्किल है। श्रोता दोस्तों, अभी आपने जो नीति कथा सुनी उसका
इसका शीर्षक था शिष्टाचारी की हद। इसे चीनी भाषा में ख थाओ उ शु कहा जाता है। इसमें ख थाओ का अर्थ है शिष्टाचार, जबकि उ का अर्थ है देर या विलम्ब और शु का अर्थ है काम। कुल मिलाकर कहा जाए तो उ शु का अर्थ निकलता है काम में देरी आना। भारत में भी ऐसा ही एक मिलता जुलता चुटकुला है, तो आइए सुनते हैं। दो दोस्त थे जो गाड़ी पकड़ने स्टेशन पहुंचे। दोनों मित्र बड़े ही शिष्टाचार वाले व्यक्ति थे। जब गाड़ी छूटने वाली थी तो एक ने दूसरे से कहा, पहले आप अपने पढ़ो। दूसरे ने पहले से कहा, पहले आप। फिर पहले ने दूसरे से कहा, पहले आप। दूसरे ने शिष्टाचार का बर्ताव करते हुए कहा, पहले आप। ऐसा एक दूसरे से पहले आप कहते कहते गाड़ी छूट गई और दोनों मित्र अवाक देखते रह गए। दोस्तों, अभी आपने सुनी शिष्टाचारी की हद यानी ख थाओ उ शु नाम की नीति कथा। लीजिए अब पेश है चीन में प्रचलित एक बड़ी लोकप्रिय नीति कथा, जिसका शीर्षक है नकली वाद्य वादक। इसे चीनी भाषा में लान ये छोंग शु कहा जाता है। इसमें लान का अर्थ है खराब या बुरा। ये कोई चीनी प्राचीन वाद्य यंत्र है। यहाँ तीसरे शब्द छोंग का अर्थ निकलता है नकल करना और शु का अर्थ है संख्या। कुल मिलाकर कहा जाए तो लान ये छोंग शु का अर्थ निकलता है ये वाद्य यंत्र को खराब बजाने वाला वादक अच्छे वादकों में शामिल हुआ। संक्षिप्त में हम इसे नकली वाद्य वादक कहते हैं। तो आइए लीजिए सुनते हैं यह कहानी। यह आज से 2500 साल पहले की कहानी है। चीन के युद्धरत राज्य काल में शीको नामक राज्य का राजा शीशुआनवांग था। वह एक संगीत प्रेमी था। खासकर वह यू नाम के वाद्य यंत्रों का समूह गान सुनना पसंद करता था। यू नाम का वाद्य यंत्र बांस के पाइपों से जोड़कर बनाया जाता था और मुंह से हवा फूंक कर बजाया जाता था। शीशुआनवांग यू नामक वाद्य बजाने वालों द्वारा सामूहिक रूप से प्रस्तुति पसंद करता था और वाद्य दल जितना बड़ा और बजाने वालों की संख्या जितनी ज्यादा हो उसे उतना ही आनंद आता था। शीशु राज्य में नानको नाम का एक निवासी था। वह न विद्या जानता था, न ही मेहनत करना चाहता था। वह केवल लोगों की खुशामद करना और दीन मारना जानता था। जब उसे सुना कि राज्य का राजा एक विशाल वाद्य दल का गठन कर रहा है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने दूसरों के माध्यम से राजा को अपना परिचय भेजा और स्वयं को कुशल वादक बतलाया। राजा शीशुआनवांग बहुत खुश हुआ और उसे वाद्य मंडली में शामिल किया। जब कभी राजा के सामने संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत होता था तो नानको 300 वादकों से गठित वाद्य समूह में बैठे हुए यू नामक वाद्य यंत्र बजाने का स्वांग करता था। उसका गला भी दूसरों की भांति हरकत करता दिखाई पड़ता था और शरीर आगे पीछे झुकता उठता रहता था। देखने में जान पड़ता था कि वह वाद्य बजाने में बड़ी मेहनत कर रहा है और बड़ा ही कुशल नजर आता था। दरअसल उसके वाद्य यंत्र से जरा भी ध्वनि नहीं निकलती थी। नानको रोज दूसरे वादकों की तरह राजा से अच्छा वेतन कमाता था और बढ़िया खाना खाने को मिलता था। इसी तरह कई साल गुजर गए। बाद में शीशु के राजा शीशुआनवांग का देहांत हो गया और उसका पुत्र मिनवांग राजा बन गया। मिनवांग भी संगीत का शौकीन था, लेकिन उसे सामूहिक वाद्य प्रस्तुति पसंद नहीं थी। वह एकल बजाना और सुनना पसंद करता था। तो यूं बजाने वाले वादकों को एक एक करके उसके सामने बजाना पड़ता था। इस तरह के प्रबंध से नानको का राज खुलने वाला था। अंततः डर के मारे उसे दुम दबाकर फरार होना पड़ा। दोस्तों, अभी आपने जो नीति कथा सुनी उसका नाम था नकली वाद्य वादक। इसे चीनी भाषा में लान ली छो शु कहा जाता है। नानको एक ऐसा व्यक्ति था जो लोगों को धोखा देने के जरिए पेट पालता था। जब उसकी असलियत सामने आई तो वह व्यंग का पात्र बना। यह कथा हमें बताती है कि केवल ईमानदारी और मेहनत से काम लेने से ही सम्मान के साथ परिश्रम का फल प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा दोस्तों, आज का चीनी कहानी कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय।
नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा में उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि जब राजा के सामने पारिवारिक पत्र पेश होता है तो राजा अपने सारे अधिकारी गणों से पूछता है कि कौन से सैनिक वहाँ दानव को जाकर हराकर और उसके थके राजकुमारी को वापस लाने में समर्थ है। कोई भी कुछ नहीं बोलता, सब मुख की तरह बैठे रहते हैं। उसके बाद एक सैनिक अफसर बोलता है कि हम में से किसी के पास भी जादुई शक्तियाँ तो है नहीं, इसलिए इस काम को सांचांग को ही सौंप दिया जाना चाहिए। इस पर सांचांग बोलता है कि मेरे पास भी कोई जादुई शक्तियाँ नहीं है, लेकिन मेरे साथ 2 शिष्य हैं जिन्हें राज दरबार में बुलाया जाता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में क्या हुआ। राजा कांपते पांवों से उसके पास पहुंचा और उसे उठाता हुआ बोला, आदरणीय भिक्षु, ये तो अच्छा हुआ कि आपने हमें पहले ही बता दिया, नहीं तो इनको देखते ही हमारा तो प्राणांत हो गया होता। कुछ देर तक खुद को शांत और सुख से कर लेने के बाद उसने शूकर और भिक्षु ऋतात्मा से जानना चाहा कि उन दोनों में दानवों को हराने की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। निर्लज शूकर तुरंत कह उठा, मैं हूँ। राजा ने पूछा, कृपया मुझे बताएं कि आप उनको किस तरह हरा सकते हैं। शूकर ने जवाब दिया, मैं बलाधिकृत हेनपंग हूँ। वह संहिता की कुछ धाराओं का उल्लंघन करने के अपराध में मुझे इस मर्त्य लोक से निर्वासित कर दिया गया था। बड़ी खुशी की बात है कि अपने दोबारा सबके मार्ग पर लौट आया हूँ और भिक्षु बन गया हूँ। पूर्व से आगत हम तीनों के बीच में मैं ही सर्वश्रेष्ठ दानव भवनकारी हूँ। राजा बोला, अगर आप मर्त्य प्राणी बना दिए गए स्वर्ग के देवता हैं तो आप रूपांतरण करने में तो जरूर दक्ष होंगे। शूकर ने जवाब दिया, ज्यादा नहीं, हाँ 1-2 रूपांतरण तो कर ही लेता हूँ। राजा ने कहा, एक मुझे भी दिखाइए। शूकर ने पूछा, बताइए मैं क्या बन जाऊँ। राजा बोला, वैसे बनकर दिखाइए। शूकर को 36 रूपांतरण करने आते थे। अब उसने सिंहासन सौपालों के सामने ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन शुरू कर दिया। मुट्ठियां भींच मंत्र पढ़ते हुए वह चीखा, बढ़ो, और फिर आगे झुक गया। देखते ही देखते वह 80-90 फुट ऊंचा हो गया। वह शव यात्राओं में आगे ले जाए जाने वाले कागजी देवताओं जैसा दिख रहा था। सारे सैनिक राज्य अधिकारी डर के मारे कांप उठे। राजा और प्रजा दोनों ही अवाक निस्तब्ध बने उसकी ओर टकटकी बांधे उसको देखते ही रह गए। अचानक निस्तब्धता भंग करते हुए प्रासाद रक्षक सेनापति कहने लगा, श्रद्धेय भंते, आप बहुत ज्यादा ऊंचे हो गए। अभी आप अधिकतम और कितने ऊंचे हो सकते हैं? मूर्खों की तरह पुतलाते मंद बुद्धि ने जवाब दिया, यह तो हवा पर निर्भर करता है। पूर्वाई और पश्चिमा हवाओं में मैं यथेष्ट ऊंचा हो जाता हूँ, और अगर दक्षिणी हवा बह रही हो तब तो मैं आकाश में छेद नहीं कर सकता हूँ। और भी ज्यादा भयभीत हो राजा ने उठा, अब आप अपनी जादुई शक्ति को आराम दे दें। हमें विश्वास हो गया है कि आप इस काम को संपन्न कर देंगे। शूकर ने खुद को अपनी मूल देह में सिकोड़ लिया और दोबारा तूफानों पर खड़ा हो गया। राजा ने जानना चाहा, दानव से युद्ध करने के लिए इस बार आप किस शस्त्र का इस्तेमाल करेंगे? शूकर ने अपनी कमर पेटी में खोसा हुआ पांचा निकाल लिया और बोला, इस पांचे का। राजा मुस्कुराया और कहने लगा, लेकिन इससे तो हमारा बड़ा अपयश हो जाएगा। हमारे अस्त्रागार में फौलादी कोड़े हैं, गदाएं हैं, श्रृंखलाओं में जड़े पंजे हैं, हथौड़े हैं, पतली और मुड़ी हुई तलवारें हैं, तुम्हारे बच्चे भाले और युद्ध में काम आने वाली हंसिए हैं। आपको उनमें से जो भी सही लगे उसे चुन लीजिए। आपके इस पांचे को तो कोई शस्त्र मानेगा ही नहीं। शूकर ने जवाब दिया, सम्राट, आप यह नहीं समझ पा रहे कि अनगढ़ होने पर भी मैं बचपन से इसे अपने साथ रखे हुए हूँ। स्वर्ग नदी आकाश गंगा के बलाधिकृत के रूप में जब मैं 80,000 नौसैनिकों का सेनापति था तब भी मैं इस पांचे पर पूरी तरह निर्भर रहा करता था। इस निम्नतर संसार में भी अपने गुरुदेव के अंग रक्षक के रूप में मैंने पर्वतों के बाघों और भेड़ियों, ड्रैगनों या बाकी विशालकाय सामुद्रिक जंतुओं की मांदों को ध्वस्त करने के लिए इसी का इस्तेमाल किया है। यह सुनकर राजा को बहुत खुशी हुई और उसे शूकर की बात पर विश्वास भी हो गया। इसलिए उसने शूकर को यथोचित रूप से विदा देने के लिए अपनी 9 रानियों को उनकी निजी मदिरा ले आने का आदेश दिया। एक चषक भरकर उसे शूकर की ओर बढ़ाते हुए उसने कहा, श्रद्धेय भंते, मेरे लिए आप जो कष्ट उठाने जा रहे हैं उसके प्रति मेरी कृतज्ञता के प्रतीक स्वरूप आप कृपया यह चषक ग्रहण करें। जब आप उस 2 सिपाहियों को बंदी बनाकर मेरी पुत्री को यहाँ ले आएंगे, मैं एक विराट राजकीय महाभूत का आयोजन करूंगा और आपको पुरस्कार स्वरूप 1000 स्वर्ण मुद्राएं अर्पित करूंगा। नितांत गंवार होते हुए भी इस बार शूकर ने बहुत शिष्टतापूर्वक एक चषक ग्रहण कर लिया। सम्राट के सम्मान में ना आ का उद्घोष करने के बाद वह सांचांग से बोला, गुरुदेव, वैसे तो यह मदिरा चषक पहले आपको ही दिया जाना उचित है, लेकिन जब सम्राट ने इसे मुझे दे दिया है तो मैं उनकी इच्छा का अनादर करने की हिम्मत कभी नहीं कर सकता। इसलिए इसे पी लेने की आज्ञा प्रदान कर उस दानव को बंदी बना लाने के अभियान में मेरे उत्साह की वृद्धि करने की कृपा करें। यह कहकर अपने एक ही घूंट में चषक खाली कर दिया और उसे दोबारा भरकर सांचांग की ओर बढ़ा दिया। सांचांग ने कहा, मैं तो मदिरा को छूता भी नहीं हूँ, तुम दोनों शिष्य ही मेरी ओर से इसे भी पी लो। भिक्षु ऋतात्मा ने आगे बढ़कर चषक थाम दिया। शूकर के पांव तले मेघ उगाए और वह आकाश के बीचों बीच जा उठा। राजा आश्चर्यचकित होकर बोला, आदरणीय शूकर महोदय, आप तो मेघों पर भी सवार हो लेते हैं। शूकर के प्रस्थान पर जाने के बाद भिक्षु ऋतात्मा ने भी एक ही घूंट में चषक खाली कर दिया और कहा, गुरुदेव, जब तीर जीवनधारी दानव ने आपको बंदी बना लिया था उस समय हम दोनों शिष्य मिलकर ही बड़ी कठिनाई से उस दानव का प्रतिरोध कर पाए थे। मुझे डर है कि बड़े भाई अकेले ही उसे हरा नहीं सकेंगे। सांचांग ने सहमति प्रकट की और कहा, हाँ, तुम भी जाकर उसकी मदद करो, यही अच्छा रहेगा। भिक्षु ऋतात्मा भी एक मेघ पर सवार होकर उड़ गया
तब राजा ने व्यग्र होकर कहा, आदरणीय भंते, कृपया आप तो मेरे पास ही रहे, कहीं आप भी मेघ पर बैठकर चले मत जाइएगा। सांचांग ने जवाब दिया, खेद है सम्राट, मैं तो मेघ पर एक पाँव भी नहीं रख पाता। शुकर के पास पहुंचकर भिक्षु रेतात्मा बोला, भाई मैं आ गया हूँ। शुकर ने पूछा, क्यों, किस लिए? भिक्षु रेतात्मा ने जवाब दिया, गुरुदेव ने मुझे आपकी मदद करने का आदेश दिया है। चलो, यह अच्छा ही हुआ कि तुम भी आ गए। हम दोनों अपनी पूरी शक्ति लगाकर इस दानव को पकड़ लेंगे। जरूर ही यह कोई इतना महान कार्य तो नहीं होगा, लेकिन इसके द्वारा हमारा यश इस देश में व्याप्त हो ही जाएगा। चांद्र तरंग गुफा के दरवाजे पर जल्दी ही पहुंचकर उन्होंने अपने मेघ उतार लिए। शुकर ने अपनी पूरी शक्ति से गुफा के दरवाजे पर 5 आदि मारा, जिससे उस द्वार में बाल्टी के आकार जितना बड़ा छेद हो गया। दरवाजे के छोटे दैत्य प्रहरी इतने डर गए कि उन्होंने दरवाजे खोल दिए और उन दोनों को देखते ही अंदर जाकर सूचना दी, सम्राट, अत्यंत अशुभ संभाव है। लंबी दूसरी, बड़े कान और विभत्स मुंह वाला भिक्षु अपने साथी भिक्षु के साथ दोबारा यहाँ पहुंचा है और उन्होंने गुफा का दरवाजा भी तोड़ डाला है। आश्चर्यचकित दानव ने पूछा, शुकर और भिक्षु रेतात्मा फिर से आ गए? मैंने जब उनके गुरु की जान नहीं ली तो फिर उन्हें यहाँ वापस आने और मेरा दरवाजा तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? एक छोटा दैत्य बोलने लगा, वे जरूर यहाँ अपना कुछ भूला सामान लेने आए होंगे। दानव गुर्राया, कैसी फालतू बात कर रहे हो? छोटा सामान लेने आए होते तो दरवाजा क्यों तोड़ते? दानव ने जल्दी जल्दी अपना कवच धारण किया, फौलादी तलवार उठाई और बाहर निकलकर बोला, भिक्षुओं, मेरी गुफा का दरवाजा तोड़ने का क्या मतलब है? मैंने तुम्हारे गुरु को जिंदा छोड़ दिया था या नहीं? शुकर बोला, नीच दानव, क्या तू एक अच्छा काम कर सकेगा? वृद्ध दानव ने पूछा, कौन सा अच्छा काम? शुकर ने कहा, तू हस्ती राज्य की तृतीय राजकुमारी को बलपूर्वक अपनी गुफा में ले आया है और 13 साल से उसे यहाँ रहने के लिए मजबूर किए हुए हैं। अब तो उसको वापस भेज दे। हम राजा की आज्ञा से तुझे बंदी बनाने आए हैं, इसलिए अगर तू यह नहीं चाहता कि मैं तुझ पर वार करूँ तो तू जल्दी ही अंदर जाकर खुद को रस्सियों से बंधवा ले। अब तो दानव क्रोध से पागल हो उठा। वह अपने फौलादी विष दांतों को पीस रहा था और लाल लाल आंखों से उत्तेजित होकर उनकी तरफ देख रहा था। वह अपना खंग उठाकर शुकर के मस्तक पर वार करने लग गया। शुकर ने झुककर उसका वार बचा लिया और अपने पांचों को दानव के मुख पर दे मारा। भिक्षु रेतात्मा भी अपना दंड लेकर संग्राम में आ गया। इस बार जो युद्ध पर्वत पर शुरू हुआ वह पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। पर्वत पर 8-9 चक्र युद्ध लड़ने के बाद शुकर थकने सा लग गया। उसकी शक्ति क्षीण होती चली जा रही थी। अब उसको अपना पांचा उठाने में भी कठिनाई होने लग गई थी। इस बार वे दानव के विरुद्ध ज्यादा समय तक युद्ध नहीं कर पाए। इसकी वजह थी कि पहली बार युद्ध के समय सारे अभिभावक देवता शुकर और भिक्षु रेतात्मा की मदद कर रहे थे, क्योंकि उस समय सांचांग गुफा के अंदर ही था। इसलिए वे दोनों उस नरभक्षी दानव के समक्ष सिद्ध हो रहे थे। लेकिन इस बार वे देवता हस्ती नगर में बैठे सांचांग की रक्षा करने चले गए थे। इसी कारण शुकर और भिक्षु रेतात्मा इस बार दानव के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। मंद बुद्धि बोला, भिक्षु रेतात्मा, तुम आगे बढ़कर इसके साथ मारो, मैं जरा दीर्घ का निवारण करने जा रहा हूँ। और फिर भिक्षु रेतात्मा के बारे में और कुछ सोचे बिना ही वह अपने मेघ को सीधा पर्वत पर उगी घास, जंगली अंजीर वृक्षों और कांटेदार झाड़ियों लताओं के बीच ले आया। उस समय उसने अपने चेहरे पर लग गई खरोंचों की भी कोई चिंता नहीं की। नीचे उतरते ही वह ऊँघने लग गया। उसको उस सुरक्षित जगह से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसकी कान तो परस्पर टकराते शस्त्रों की झंकार की ओर लगे हुए थे। शुकर को संग्राम से जाते देखकर दानव ने भिक्षु रेतात्मा पर वार करना शुरू कर दिया। भिक्षु रेतात्मा खुद को दानव द्वारा बंदी बनाकर गुफा के अंदर ले जाने से रोक नहीं पाया। छोटे दैत्यों ने उसके हाथ पांव रस्सियों से जकड़ दिए। भिक्षु रेतात्मा को यद्यपि रस्सियों से जकड़ दिया गया था, लेकिन दानव ने न तो उसे मारा पीटा और न ही उसका वध किया। यहाँ तक कि उसने उसे गालियां भी नहीं दी। अपनी तलवार उठाए वह सोचने लग गया, इतने महान देश के आए खान भिक्षु को सामान्य योग्य व्यवहार के साधारण नियमों का ज्ञान तो जरूर होगा ही। मैंने जब उससे प्राण नहीं लिए तो वह अपने शिष्यों को मुझको पकड़ने नहीं लगा सकता। लगता है मेरी उस पत्नी ने ही उसके हाथ कोई पत्र अपने देश भिजवाकर हमारा गुप्त रहस्य उद्घाटित कर दिया होगा। ठीक है, मैं चलकर उसी से पूछताछ करता हूँ। यह सोचते सोचते दानव इतना ज्यादा गुस्से में आ गया कि वह अपनी पत्नी की हत्या तक करने को प्रस्तुत हो गया। इन सब घटनाओं से अनजान राजकुमारी ने अपना प्रसाधन खत्म किया था। प्रसाधन कक्ष से बाहर निकलने पर उसने दानव की त्योरियां चढ़ाते और दांत पीसते देखा। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, स्वामी, आप किस कारण से चिंतित हो रहे हैं? दानव उसे अपमानित करता हुआ गुर्राने लगा, तुझ में तो मानवीय शिष्टता भी नहीं है। जब मैं तुझे पहले पहल यहाँ लेकर आया था तूने जरा भी प्रतिवाद नहीं किया था, कोई शिकायत नहीं की थी। यहाँ तो किम खाब के कपड़े पहनती है, शीश पर स्वर्ण मुकुट धारण किए रहती है और तेरी छोटी से छोटी जरूरत की पूर्ति के लिए मैं इधर उधर भागता फिरता हूँ। साल की 4 ऋतुओं में तू जीवन के सारे ऐश भोगती रहती है। हम दोनों एक दूसरे के अत्यंत सन्निकट रहते चले आए हैं, फिर तू केवल अपने माता पिता को ही याद करती है। या तो उसमें जरा सी अपने की भावना नहीं बची। यह सुनकर राजकुमारी इतनी डर गई कि वह घुटनों के बल बैठकर कहने लगी, आज आप ऐसी बातें कैसे कर रहे हैं, मानो आप मेरा परित्याग कर देना चाहते हो। दानव ने जवाब दिया, यह तो मैं नहीं जानता,
कि मैं तेरा परित्याग करूंगा या तू ही मुझे त्याग देगी। मैं भांग बिच्छू को यहाँ खा जाने के विचार से पकड़ रहा था, लेकिन तूने मुझसे बिना पूछे उसे आजाद कर दिया। जरूर तूने ही उसको अपने पिता के पास पहुँचा देने के लिए कोई पत्र लिख कर दिया होगा। इसके अलावा उन दोनों भिक्षुओं द्वारा मेरी गुफा पर आक्रमण करने या तुझे वापस दिए जाने की मांग का कोई कारण हो ही नहीं सकता। इसमें सारा दोष केवल तेरा ही है। क्यों? राजकुमारी कहने लगी, स्वामी आप इसके लिए मुझे दोषी मत ठहराइए, मैंने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा। दानव गरज उठा, झूठी कही थी, लेकिन मैंने यही प्रमाणित कर देने के विचार से अपना एक शत्रु पकड़ लिया है। राजकुमारी ने पूछा, किसको पकड़ा आपने? हम भिक्षु के दूसरे शिष्य भिक्षु रेतात्मा को। कोई भी प्राणी अंतिम सांस रहने तक मृत्यु के लिए प्रस्तुत नहीं होता, इसलिए राजकुमारी भी अपना कपट छिपाने के उद्देश्य से कहने लगी, नाथ नाराज ना हो, चलिए उसके पास चलकर उसी से पूछताछ कर लीजिए। अगर मैंने वास्तव में कोई पत्र लिखा होगा तो मैं खुशी खुशी आपको मेरी हत्या कर लेने दूंगी, लेकिन अगर कोई पत्र ना हुआ तो आप अपनी इस दासी की अन्यायपूर्वक हत्या कर देंगे। ज्यादा तर्क न कर उसके नस्ल सफल केशों को अपनी बाल के तरीके मुट्ठियों से पकड़े दानव उसे घसीटता हुआ ले चला और भिक्षु रेतात्मा के सामने ले जाकर जमीन पर पटक कर उसने अपनी तलवार खींच भिक्षु रेतात्मा से पूछा, भिक्षु क्या तुम दोनों हमारे निवास स्थान पर आक्रमण करने की धृष्टता इसलिए नहीं कर सके थे क्योंकि इसके देश के राजा ने इसका पत्र पाकर तुमको यहाँ भिजवाया था? जब रस्सियों से बंधे भिक्षु रेतात्मा ने इस दुष्ट दानव को राजकुमारी को जमीन पर पटकते और हाथ में तलवार उठाए राजकुमारी की हत्या करने के लिए प्रस्तुत देखा तो उसने विचारा, यह तो जरूर ही राजकुमारी ने कोई पत्र ही भिजवाया होगा, लेकिन इस राजकुमारी ने हमारे गुरुदेव की जान बचाने के लिए हम पर उपकार भी तो किया है। अगर मैंने इस दानव को पत्र की बात बता दी तो वह जरूर इसकी हत्या कर देगा। नहीं, हमारे लिए राजकुमारी ने जो कुछ किया उसके बदले में सच बोलना बहुत भयानक होगा। गुरुदेव के साथ रहते हुए मैंने अभी तक कोई सत्कर्म नहीं किया है, तो अब मुझे अपने गुरुदेव के द्वारा मेरे प्रति किए गए उपकारों का प्रतिदान मिल गया है। मैं तो यहाँ बंदी हूँ, फिर भी मैं अपने गुरुदेव के उपकारी की सेवा में अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक, आगे की कहानी लेकर मैं शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。 ये जैना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को सावधान का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं को राकेश वत्स का भी नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 请您先去交费। कृपया आप सबसे पहले जाकर फीस दीजिए। 大夫，取药。डॉक्टर, मैं दवा लेना चाहता हूँ। 这一瓶是外用的。ये बोतल बाहरी इस्तेमाल के लिए है। 您别弄错了。आप इसका दुरुपयोग मत कीजिए। शाओथांग जी, पिछले कई पाठों में हमने रोग का इलाज करने के कुछ वाक्य सीखे हैं। मैं आपकी मदद के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं। डॉक्टर ने मुझे दवा का नुस्खा दिया है, अब मुझे दवा लेनी है। अच्छा, आज के पाठ का मुख्य विषय भी यही है। सर्वप्रथम डॉक्टर आपको फीस देने के लिए भेजेंगे। 请您先去交费。 कृपया आप सबसे पहले जाकर फीस दीजिए। 请您先去交费。 请 का अर्थ है कृपया। 请 您 यानी कि आप। 您 先 सबसे पहले। 先 交费 फीस देना। 交费。 请您先去交费。 请您先去交费。 कृपया सबसे पहले जाकर फीस दीजिए। और सुने आज के पाठ की पहली बातचीत। 请您先去交费。 好的，谢谢。मैंने फीस दे दी है, अब मैं दवा ले सकता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, आप डॉक्टर को ये बात बता दीजिए। 大夫取药。डॉक्टर, मैं दवा लेना चाहती हूँ। 大夫
取药大夫 डॉक्टर 大夫取药 दवा लेना 取药大夫取药大夫取药 डॉक्टर मैं दवा लेना चाहता हूँ तो आइए सुने आज के बाद की दूसरी बातचीत 大夫取药请把药方给我 दवा का इस्तेमाल करने के बारे में कुछ लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है 这一瓶是外用的 ये बोतल बाहर इस्तेमाल के लिए है 这一瓶是外用的这也这一瓶 एक बोतल 一瓶是 होना 是外用的 बाहरी इस्तेमाल के लिए 外用的这一瓶是外用的 ये बोतल बाहरी इस्तेमाल के लिए है 这一瓶是外用的 आइए सुने आज के बाद की तीसरी बातचीत 这一瓶是外用的好的我知道了这一瓶 ये बोतल 这一瓶是外用的 बाहरी इस्तेमाल के लिए 是外用的这一瓶是外用的这一瓶是外用的 ये बोतल बाहरी इस्तेमाल के लिए है आइए सुने एक बार फिर आज के बाद की तीसरी बातचीत 这一瓶是外用的好的我知道了您别弄错了 आप इसका दुरुपयोग मत कीजिए 您别弄错了您 आप 您别 मत 别弄错 दुरुपयोग 弄错 न भूतकाल के लिए वाक्य के अंत में जोड़ा जाता है 了 您别弄错了 आप इसका दुरुपयोग मत कीजिए 您别弄错了 आइए सुने आज के बाद की चौथी बातचीत 这一瓶是内服的您别弄错了好的谢谢तो आइए आज के बाद की सारी बातचीत सुने बातचीत एक 请您先去交费好的谢谢 बातचीत दो 大夫取药请把药方给我 बातचीत तीन 这一瓶是外用的好的我知道了 बातचीत चार 这一瓶是内服的您别弄错了好的谢谢अभी आपने आज के पाठ की बातचीत सुनी आशा है आपको समझ आई होगी आज का बात ये है अच्छा अब राकेश बस और सावधान को आज्ञा दें फिर मिलेंगे नमस्कार नमस्कार CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली गई है इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com His power is in the sphere of violence and is in the sphere of ownership, actual capital. These are material things. These are categories. And so one of the things we दोस्तों ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल हिंदी का प्रोग्राम आपने सुना 7410 किलोहर्ट्ज़ शॉर्ट वेव पर
रोज़ाना आप इसे रात को 9:30 से 10:30 बजे तक इसी बैंड पर 7410 किलोहर्ट्ज़ पर सुन सकते हैं। 41 मीटर बैंड। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।